दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के इरादे और सहयोगी दलों को साधने की कला की। 3 दशक बाद किसी एक दल के रूप में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला, तब नारा गढ़ा गया, मोदी हैं तो मुमकिन है। राजनीति में नारे माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं, उनका वास्तविकता से ज्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी बाबत इस नारे को सही साबित करते दिख रहे हैं। ताजा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक का है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बन चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर सिमटने और बहुमत के लिए मोदी सरकार की टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी और राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगियों पर निर्भरता के चलते विपक्ष उसे बैसाखियों पर टिकी सरकार बताने लगा था। पेंशन और लेटरल एंट्री जैसे मुद्दों पर बदलते रुख को सरकार का यू टर्न भी बताया गया। लेकिन साल भर के अंदर ही वक्फ जैसे खासकर सहयोगी दलों के लिए राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील विषय में संशोधन विधेयक पारित करवाकर मोदी ने संदेश दे दिया है कि सीमाओं के बावजूद वह साहस छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है और आपदा को भी अवसर में बदलना उन्हें बखूबी आता है। पिछले साल संसद में पेश वक्फ विधेयक को जब टीडीपी के आग्रह पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजा गया, तब उसे भी विपक्ष ने मोदी सरकार का यू टर्न और अपनी जीत बताने की कोशिश की थी। लेकिन हालिया बजट सत्र के अंतिम दिनों में बाजी पलट गई। बेशक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी सरकार ने 3 तलाक एवं धारा 370 समाप्ति तथा सीएए लागू करने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अमल से अपना एजेंडा साफ कर दिया था। लेकिन तब वह लोकसभा में अपनी सीटें 282 से बढ़ाकर 303 हो जाने के आत्मविश्वास से लवरेज थी, जबकि वक्फ संशोधन विधेयक ऐसे सहयोगी दलों पर बहुमत के लिए निर्भरता के बावजूद किया गया है जिनके जनाधार में अल्पसंख्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इसलिए वक्फ संशोधन का राजनीतिक संदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संदेश के भी 2 हिस्से हैं। पहला, बहुमत और अल्पमत से इतर मोदी सरकार की वैचारिक स्पष्टता और प्रतिबद्धता। दूसरा, मन की बात सुनते हुए भी सहयोगी दलों को साधने की कला में मोदी की सफलता। इन संदेशों को अतीत के अनुभवों के मद्देनजर बेहतर समझा जा सकता है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले 1996, 1998 और 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र में सत्तारूढ़ हो चुकी थी। बहुमत न जुटा पाने के चलते पहली सरकार मात्र 13 दिन चल पाई थी, तो दूसरी 13 महीने चली। तीसरी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकती थी, लेकिन शाइनिंग इंडिया की खुशफहमी में समय पूर्ण लोकसभा चुनाव महंगा पड़ गया। बेशक वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण से लेकर प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के कई दूरगामी महत्व के कदम उठाए, लेकिन बहुमत के लिए सहयोगी दलों पर निर्भरता के चलते बीजेपी की वैचारिक पहचान से जुड़े अयोध्या, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल देना पड़ा। दरअसल 1996 में कांग्रेस से 21 ज्यादा यानी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी पहली बार केंद्र में सरकार बनाने में तो सफल हो गई, लेकिन वाजपेयी सलीके उदार छवि वाले प्रधानमंत्री के नाम पर भी अन्य दलों से जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाई। प्रकाश सिंह बादल के श्रोमणी अकाली दल, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना
जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार की समता पार्टी, नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और करुणानिधि के द्रुमुक के डीएमके के समर्थन मिला भी, पर बहुमत का आंकड़ा दूर रह गया। वैसे वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी 5 साल से अधिक केंद्र में सत्तारूढ़ रही, पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के तले बहुमत जुटाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर उसे अयोध्या, धारा 370 और समान नागरिक संहिता के अपने परंपरागत एजेंडा से किनारा करना पड़ा। जनसंघ काल से ही जो मुद्दे वैचारिक स्पष्टता और दृढ़ता की पहचान बने रहे, सत्ता की खातिर उन्हें ही किनारे कर देने के लिए बीजेपी की आलोचना भी हुई। लेकिन न सिर्फ पार्टी बल्कि उसके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी विस्तार के लिए राजनीतिक स्वीकार्यता और सत्ता के महत्व को समझा। उसके बाद ही बीजेपी को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा, वरना तो 1996 में वाजपेयी के इस्तीफे के बाद पहले एचडी देवगौड़ा और फिर इंदु कुमार गुजराल के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित अल्पकालिक संयुक्त मोर्चा सरकारों का प्रयोग किया ही गया। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी अकेलेदम बहुमत से 10 ज्यादा यानी 282 सीटें जीत गई, लेकिन उसने एनडीए सरकार बनाने की रणनीतिक समझदारी दिखाई। पहले प्रधानमंत्री काल में मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी के अलावा कोई ऐसा फैसला भी नहीं किया जिससे सहयोगी दल असहज महसूस करे। आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर मोदी सरकार ने रफ्तार 2019 में लगातार दूसरी बार बहुमत मिलने के बाद पकड़ी। शायद उसमें पिछली बार से भी 21 सीटें ज्यादा मिल जाने से बढ़ा आत्मविश्वास बड़ा कारक रहा हो, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने एनडीए तथा राज्यसभा में बहुमत के लिए जरूरी बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसे अन्य क्षेत्रीय दलों से दोस्ताना संबंध बनाए रखे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रशस्त हुआ, पर अपने दूसरे कार्यकाल में 3 तलाक एवं धारा 370 समाप्ति तथा सीएए जैसे ऐतिहासिक फैसलों की राह मोदी सरकार की रणनीतिक समझदारी से ही आसान हुई। मोदी सरकार सहयोगी दलों का मन भांपते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ी। उसके बावजूद उसे कुछ सहयोगी दलों का साथ गंवाना पड़ा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रार में पुराने विश्वस्त मित्र शिवसेना का साथ छूटा, तो विवादास्पद कृषि कानूनों के चलते शिरोमणि अकाली दल का। महाराष्ट्र में तो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विभाजित दलों के साथ महायुति बनाकर बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन पंजाब लगातार उसकी पहुंच से बाहर बना हुआ है। चिराग पासवान पर तो सत्ता से बाहर रहते हुए भी पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए हनुमान की भूमिका निभाने के आरोप लग चुके थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी सरकार की निर्भरता एनडीए में लौटे नीतीश कुमार के जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और जयंत चौधरी के आरएलडी पर बढ़ गई, उसका व्यापक अर्थ यही निकाला गया कि अपने मन की करने का वक्त गया, अब दूसरों के मन की भी करनी पड़ेगी। लेटरल एंट्री पर यूटर्न तथा बक संशोधन विधेयक जेपीसी को भेजने से वैसा होता भी दिखा, लेकिन चंद महीने में तस्वीर बदल गई। दरअसल जेपीसी के जरिए मोदी सरकार को बक विधेयक पर जल्दबाजी और मनमानी के विपक्षी आरोपों को खारिज करने का मौका भी मिल गया। बेशक जेडीयू और आरएलडी में कुछ बगावत के सुर उठे हैं, पर सहयोगी दलों के नेतृत्व ने भी चुनावी नफा नुकसान का आकलन किए बिना तो बफ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया हुआ। क्या इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण के समीकरण बदलने का भी संकेत माना जाए? बेशक बफ संशोधन विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, पर मोदी सरकार अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता स्पष्ट कर चुकी है। यह भी स्पष्ट है कि एक देश एक चुनाव तथा समान नागरिक संहिता जैसे कानून भी अब ज्यादा दूर नहीं है, जिनके प्रति किसी वर्ग के अति संवेदनशील होने का भी कोई कारण नजर नहीं आता। समान नागरिक संहिता को न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के संवैधानिक स्थापना के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और विधानसभाओं से
इस दिशा में आगे बढ़ने को कहा भी है। जाहिर है बैसाखियों पर टिकी बताई जा रही सरकार अब रफ्तार पकड़ रही है, जबकि कोशिशों के बावजूद उसके सहयोगियों में सेंध लगाने में नाकाम विपक्ष पर खुद बिखराव का साया मंडरा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।